छात्रों, कल हमारी आम की चर्चा प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप पर हुई थी, तो आज नेक्स्ट ज्वालामुखी पर करते हैं कि ये कैसी प्राकृतिक आपदा है, ये कैसे ज्वालामुखी ये हमारी पृथ्वी की सतह से निकलती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की शक्तिशाली ताकतें ज्वालामुखी को जन्म देती हैं। यद्यपि भूवैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि वह कौन सी ऐसी ताकतें हैं, पर उन्होंने इस बात पर अवश्य ध्यान केंद्रित किया कि पृथ्वी की कुछ आंतरिक क्रियाएं ऐसी हैं जो किसी प्रकार से बाहर निकलना चाहती हैं। निश्चित ही वह अपने कुछ सामग्री को भी लिपटाने का कार्य करती हैं। भू सतह के किसी भाग से निकलने वाली इस संक्रिया को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी की शुरुआत मैग्मा, पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ से होती है। किसी स्थान विशेष पर अधिक तापमान होने पर चट्टानें पिघल जाती हैं। पिघलने पर गैसें, पानी की भाप, चट्टानों का विकेंद्रीकरण का मिश्रण भूपटल के नीचे चैम्बर में इकट्ठा होने लगता है। अधिक मात्रा में जब सभी सामग्री किसी स्थान से फूटकर जब निकलती हैं तो प्रायः यह प्रक्रिया एक शंकु का आकार लेती है। लेकिन कभी कभी जब सभी मैग्मा मुख्य निकास से नहीं निकल पाता और भूपटल के निचले हिस्से में रह जाता है, तो निकलने के कई निकास हो जाते हैं और एक बड़े ज्वालामुखी के बगल में कई छोटे निकासों से भी ज्वालामुखी फूट जाती है। जैसे ज्वालामुखी से निकलते कौन कौन से पदार्थ हैं, इसमें अभी मैंने बताया कि सबसे पहले मैग्मा निकलता है। आउटर कोर में पिघले पदार्थ का एक घोल है। यह भूपटल के नीचे 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये सामान्यतः रहता है और इसमें गैस की काफ़ी मात्रा रहती है। प्लास्टिक की तरह की कार्यविधि के अनुरूप यह बहने वाला एक पदार्थ होता है। दूसरा होता है लावा। यह मैग्मा की वह स्थिति है जो ज्वालामुखी के फटने पर पृथ्वी की सतह पर एकत्रित हो जाती है। वस्तुतः यह पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह तोड़कर किसी निकास द्वार से बाहर निकलता है। तीसरा आता है टेफरा। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस तथा छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों को हम टेफरा कहते हैं। चौथा आता है फ्यूमारोल। ज्वालामुखी की बगल में भूतल का निकास, जिसमें से जलवाष्प और गैसें बाहर निकलती हैं, उसी को हम फ्यूमारोल कहते हैं। पांचवा है पायरोक्लाइट्स। पायरोक्लाइट्स का मतलब कि ज्वालामुखी फटने के समय चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को निकलने की जो स्थिति होती है, उसी को हम फ्लाइरोक्लाट्स कहते हैं। अगला आता है लापली। लापली ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा एकत्रित होने से बनने वाले जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, उन्हीं को हम लापली कहते हैं। न्यूई आरे टेंडी। ज्वालामुखी के फटने के समय क्रेटर से निकलने वाला, जिसको हम आग का गोला कहते हैं, जिसमें राख, भाप, गैसें, चट्टानों के टुकड़े होते हैं और जो रास्ते की सभी वस्तुओं को जलाकर जमीन पर आ गिरता है। आठवां होता है लहर। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से बनने वाला लैंड स्लाइड, इसे मड फ्लोज भी कहा जाता है। यह काफ़ी तेज गति से बहुत दूर तक बह सकते हैं और सभी ओर भारी विनाश कर देते हैं। नौवां है क्रेटर। ज्वालामुखी का जो मुख्य निकास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। 10वां है कड्यूड। वह रास्ता जहाँ से होकर पृथ्वी की सामग्री मूलतः
भूतल से बाहर पहुंचती है, उसी को हम कड़ियूट कहते हैं। ये रहे हम ज्वालामुखी से निकलने वाली जो पदार्थ हैं उनके जो संसार मतलब जहाँ से इनकी हम करते हैं। अब अब हम आप ये देखते हैं कि ज्वालामुखी से जो विविध प्रकार की जो सामग्री निकलती है, जैसा कि हम आप भी चर्चा हुई कि ज्वालामुखी फूटता है और उसमें विस्फोट होता है, तो निम्न प्रकार की सामग्रियाँ उसमें से निष्कर्षित होती हैं, जैसे लावा हुआ, चट्टानों के टुकड़े हुए, ज्वालामुखी धूल हो गई, ज्वालामुखी की राख हो गई, ज्वालामुखी बम हो गया, गैस हो गई, अत्यधिक गर्म जल वाष्प होता है। इस तरह की तमाम सामग्री मिलाकर के एक धुआं के भयानक बादल जैसा आसमान में बन जाता है। गैस व भाप वायुमंडल में मिल जाते हैं। चट्टानों के टुकड़े छिटक छिटक कर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और लावा सतह पर आकर के वो जम जाते हैं। अब जैसे अभी हम आप एक ये चर्चा करते हैं कि इसका जो आकार है वो कैसे होता है। इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे, मध्यम या बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से निकली समस्त सामग्री निकास स्थल के आसपास के भू सतह तक ही सीमित रख सकती हैं और कभी बहते फैलते लावा के साथ साथ कई किलोमीटर तक ये अपने क्षेत्र को अपने दायरे में ये समेट लेती हैं। लेकिन इनका कुछ हम क्लासिफिकेशन किए हैं कि जैसे जब एक क्रियाशीलता के आधार पर हमारी जो ज्वालामुखी है वो 4 तरह से हम इसको मानते हैं क्रियाशीलता में, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, आंतरिक ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी यह समय समय पर निरंतर सक्रिय रहते हैं। आंतरिक ज्वालामुखी ये नियमित रूप से समय समय पर ये क्रियाशील हो उठते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी जो एक बार फट जाने पर निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात उस स्थान से पुनः नहीं फटते, केवल वो अपने ज्वालामुखी का एक चिन्ह बना देते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी यदा कदा ही फट जाते हैं, ऐसे स्थान छोड़ जाते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी बात आती है कि ज्वालामुखी फटने के आधार पर जैसे इसमें हवालियन उद्भेदन एक बात आती है। इनका नाम हवालियन के नाम पर पड़ा है और सबसे कम प्रबलता के होते हैं। इन विस्फोटों में तरल पदार्थ लावा सहजता से कई रास्तों से बहता है और धीरे धीरे एक गुंबद के रूप में उसकी एक साइज बन जाती है। अगला आता है स्ट्रोबोलिनियम। ये मैग्मा के गैस से लगातार निकलने से इनका निर्माण होता है। ये ज्वालामुखी के मुंह के आसपास ये पहाड़ी की एक ऐसे शक्ल बना देते हैं। वाल्केनियम ये विस्फोट प्रकार के होते हैं। गैस और मैग्मा मिलकर ज्वालामुखी का जो एक मुख्य द्वार पर एकत्रित हो जाते हैं और ये पुनः फूट जाते हैं। पिलियन उद्भेदन, पिलियन का मतलब ये बहुत प्रचंड विस्फोट है। गर्म राख गर्म धूल से निकलकर वायुमंडल में चारों तरफ छा जाता है। जैसे इसमें एक बात आती है कि हम आप इससे हानियाँ क्या हो जाती हैं। तो जैसे ज्वालामुखी जिस स्थान पर भी फटता है वहाँ का दृश्य बहुत ही बीभत्स और भयानक होता है। आग के गोले जैसे गर्मी का भीषण विस्फोट अपने साथ अनेक सामग्री को आसपास और काफ़ी दूर तक फेंक देता है, बिखेर देता है, बहा भी ले जाता है। मुख्यतः हानि को हम कुछ तथ्यों में संकलित करते हैं। जैसे लावा के पास छोटे छोटे गांव के लोगों की जान ले लेता है। वहाँ की खेती, पेड़ पौधों को भी पूरी तरह से ये विनष्ट कर देता है। भारी मात्रा में राख खेती फसलों को अपने आवरण से ढककर समूचा विनाश कर देता है। यह क्षेत्र कई सौ वर्ग किलोमीटर में फैल जाता है। पशुओं के चारे का अभाव हो जाता है। राख सहित भोज्य पदार्थ विशिष्ट बीमारियों से ग्रस्त करके मार देता है। पानी की सप्लाई में बाधा बनकर लावा बड़े बड़े जलाशयों से बाढ़ भी ला देता है।
जैसे समुद्री किनारे पर ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्री तूफान संभव है और सुनामी लहरों से विध्वंस मचा सकता है। विस्फोट से निकली जो गैस बाग बगीचों का सत्यानाश, पानी में विशेष खनिजों से प्रदूषण, तूफानी हवा का चलना, विषैली वर्षा का कारण बनती है और अनेक प्रकार से प्राणी जाति को हानि पहुंचाने का ये कार्य करती है।